नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बंटवारा। सुमन का एलएलबी करने का यही उद्देश्य था कि वह बेखौफ होकर जिए। वह वकालत के माध्यम से अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर सके। वह चाहती तो ज़्यादातर लड़कियों की तरह बीटीसी या बीएड का प्रोफेशनल कोर्स करके किसी स्कूल में मास्टरनी बन सकती थी, लेकिन उसकी फितरत में यह नहीं था। उसके अंदर तो चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। आसान जिंदगी जीना उसकी फितरत में नहीं था। ऐसा लगता था जैसे चालाकी के बिना सुमन जिंदा ही नहीं रह सकती। जो काम वह बिना चालाकी के कर सकती थी, उसमें भी वह चालाकी दिखाने से बाज नहीं आती थी। कॉलेज लाइफ से सुमन ऐसी ही थी। जरा जरा सी बात पर वह अपने विरोधियों की शिकायत लेकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच जाया करती थी। घर में वह अपने छोटे भाई विवेक की एक न चलने देती थी। मम्मी पापा को तो जैसे उसने अपने मुट्ठी में कैद कर रखा था। अपनी जिद से वह घर में अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। जब सुमन शादी के लायक सयानी हुई तो उसके लिए योग्य लड़का तलाश किया जाने लगा। इसमें भी उसकी पूरी दखल रही। उसने नामी वकील के नामी वकील लड़के को पसंद किया। जब दहेज की बात आई तो लड़के वालों ने बस इतना कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस बारातियों की दावत अच्छे से कर देना। यह सुनकर सुमन ने अपने पापा से बिफरते हुए कहा, पापा मुझे लगता है कि मेरे ससुराल वाले बेवकूफ़ हैं। बिना दहेज के क्या मैं खाली हाथ ससुराल जाऊंगी? सुमन, तुम्हें खाली हाथ कौन ससुराल भेज रहा है? कुदरत का दिया हमारे पास सब कुछ है। हम अपनी बेटी को वह सब कुछ देंगे जो एक बेटी को शादी के समय दिया जाता है। पापा ने कहा, और हाँ पापा, गाड़ी मुझे कम से कम 15 लाख वाली चाहिए। आखिर आपकी वकील बेटी भी तो कोई शान है। वह शान किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सुमन बेटा, कार के शोरूम में तुम मेरे साथ चलना। जिस गाड़ी पर तुम हाथ रख दोगी वह गाड़ी तुम्हारी। आखिर हमारी एक ही तो बेटी है जिसे हमने इतने नाजों से पाला है। अगर हम उसकी ख्वाहिशें अब पूरी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ओह माय गुड डैडी। यह कहते हुए सुमन ने प्यार से अपनी बाहें अपने पापा के गले में डाल दी। सुमन के पापा दिनेश शर्मा ने सुमन की शादी में अपने वजूद से ज्यादा खर्चा कर डाला। सुमन की मम्मी कहती रही, विवेक के पापा, शादी में इतना अनाप शनाप खर्च मत करो। बुढ़ापे का शरीर है, कर्ज कहाँ से चुकाओगे? लेकिन दिनेश शर्मा तो ऐसे लगते थे जैसे अपनी लाडली बिटिया की सारी ख्वाहिशें इसी अवसर पर पूरी कर डालना चाहते हों। शादी का 25 लाख का बजट 35 लाख के पार पहुँच गया। सुमन की ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार सुमन की शादी का काम पूरा हुआ। वह खूब सारे दहेज और चमचमाती गाड़ी में बैठकर शान से अपनी ससुराल पहुंच गई। सुमन के पापा दिनेश शर्मा और भाई विवेक ने राहत की सांस ली। इस शादी के बाद वे 10 लाख के कर्ज के तले दब चुके थे। उनकी शहर में अच्छी प्रतिष्ठा के कारण इतना कर्ज मिल भी गया था। लेकिन कर्ज तो कर्ज होता है और उसे एक दिन चुकाना ही पड़ता है। कर्ज देने वाला जब मांगने पर उतारू होता है तो फिर वह किसी बात का लिहाज नहीं करता, सरेआम इज्जत उछालता है। दिनेश और विवेक को लगता था कि वे 1-2 साल में व्यापार में अतिरिक्त प्रयास करके सारा कर्ज चुका देंगे। लेकिन कर्ज ऐसी चीज होता है जो उतरने का नाम ही नहीं लेता। उधर सुमन ससुराल में ठाठ के साथ रह रही थी। उसका पति भारत और ससुर अमरेश जी को अच्छी आमदनी ही थी। सुमन के ससुर ने उसका केबिन भी अपने पास ही खुलवा लिया था। सुमन के पास अपने पति और ससुर की बदौलत अच्छे केस आने लगे थे। सुमन की एक ननद सरोजा थी, वह भी शादी के लायक हो गई थी। उसके लिए भी लड़का तलाश किया जा रहा था। लड़का मिलते ही शादी तय हो गई। सरोजा सुसंस्कारित लड़की थी। महत्वाकांक्षा उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। भारत अपनी बहन सरोजा की शादी भी ऐसे ही ठाट बाट से करना चाहता था जैसी उसकी खुद की शादी हुई थी। सरोजा की ससुराल वालों की भी कोई डिमांड नहीं थी। सरोजा सिमोन के बिल्कुल उल्टा थी।
उसने अपने भाई और पिता पर किसी भी चीज के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। सरोजा जानती थी कि माँ बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा ही खर्च करते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी भाभी सुमन उसकी शादी में होने वाले हर खर्च में अड़ंगा डाल रही थी। सुमन को सरोजा की शादी में खर्च हो रहा एक एक पैसा खटक रहा था। उसका बस चलता तो वह सरोजा की शादी में एक भी पैसा खर्च न होने देती। जितना बजट था उससे कम में ही सरोजा की शादी हो गई। इसके लिए सब सुमन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सरोजा अपनी भाभी सुमन की चालाकी ताड़ गई थी। सुमन ने आवश्यक चीजों पर भी खर्च नहीं होने दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि सरोजा को ससुराल में पहुंचते ही महिलाओं के कितने ही उलाहने सुनने को मिले। सरोजा चुपचाप सब झेल गई। वह जानती थी कि यह सब उसकी भाभी सुमन के लालच के कारण हुआ है। उधर सुमन को लग रहा था कि भैया दूज और रक्षाबंधन के त्योहार कुछ फीके चल रहे हैं। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कर्ज के कारण उसके भाई विवेक का हाथ तंग है। जब इस बार विवेक ने सुमन को रक्षाबंधन पर 1100 शगुन में दिए तो इतने कम पैसे देखकर वह बिफर पड़ी। विवेक, तुम्हें शर्म नहीं आती? इकलौती बहन की रक्षाबंधन पर इस तरह बेइज्जती करने में? जितने का तुमने शगुन दिया है इससे ज्यादा का तो मैं अपनी कार में पेट्रोल डलवा कर आई हूँ। इतनी संपत्ति का मालिक बनकर बैठा है और बहन को शगुन देने के नाम पर भीख सी पकड़ा देता है। यह मत भूल, इस जायदाद में मेरा भी आधा हिस्सा है। सुमन के मम्मी पापा ने अपनी लाडली बिटिया को खूब समझाया। शगुन भी आनन फानन में 12,000 कर दिया, लेकिन सुमन का दिमाग शांत ही नहीं हो रहा था। उसको लगता था कि विवेक ने जानबूझकर उसका अपमान किया है और सुमन को अपमान कहाँ बर्दाश्त। सुमन कानून की जानकार तो थी ही, वह अपने भाई विवेक को अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। उसने संपत्ति में हिंदू बेटी के अधिकार की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। इसकी भनक उसने अपने ससुराल वालों को भी न लगने दी। सुमन के पापा दिनेश को जैसे ही सुमन की ओर से संपत्ति के बंटवारे का नोटिस मिला, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी जबान तालू से लग गई। उनको सुमन से यह उम्मीद तो कतई नहीं थी कि वह उनके जिंदा रहते उनकी जायदाद में आधा मालिकाना हक का दावा ठोकेगी। जब सुमन को किसी प्रकार बात करने के लिए राजी किया गया तो वह बोली, पापा, मैं संपत्ति में अपना अधिकार ही तो मांग रही हूँ। भारत का संविधान और कानून हिंदू बेटी को प्रॉपर्टी में बराबर का हक प्रदान करता है। मैं वही तो मांग रही हूँ। लेकिन सुमन, यह तो सोचो कि हमने तुम्हारी शादी में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना खर्च कर दिया है कि अभी भी हम कर्ज तले डूबे हैं। तो क्या पापा, आप मुझे पालने और मेरी पढ़ाई पर होने वाले खर्च का भी एहसान दिखाओगे? यह तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है कि वह अपनी संतान को पढ़ाए और अच्छे घर में उसकी शादी करे। इससे कौन सी एहसान की बात है? लेकिन सुमन, यह तो सोच कि आधी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलने के बाद तुम्हारे भाई विवेक के पास बचेगा ही क्या। यह तो सोच, वह तेरा भाई है और हर समय तेरी मदद के लिए खड़ा रहता है। मदद पापा, तुम इसे मदद कहते हो? भूल गए आपकी उसने रक्षाबंधन पर मुझे शगुन में क्या दिया था? क्या मेरी औकात अब 1100 की रह गई है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इससे ज्यादा का तो मैं अपनी कार में तेल डलवा लेती हूँ। मिठाई के डब्बे का खर्च अलग, और अगर विवेक रिश्ते नहीं निभा सकता तो नहीं निभाए। मुझे कौन से रिश्ते निभाने और बेइज्जती करवाने की पड़ी है? अगर वह अपनी बहन का सम्मान नहीं कर सकता तो भुगते। आप क्यों परेशान होते हैं? आपके लिए तो ऐसा ही विवेक और ऐसी ही मैं हूँ। वैसे भी आपके पैर अब कब्र में लटक रहे हैं। मेरा हिस्सा मुझे देकर चिंता मुक्त हो जाइए। सुमन का अंतिम वाक्य दिनेश शर्मा को कांटे की तरह चुभा। कोई भी संतान अपने बाप को इतनी कड़वी बात कैसे कह सकती है? सुमन से आगे बात करना अपने आप को और जलील करवाना ही था। उन्होंने फोन काट दिया।
उम्र का तकाजा कह रहा था कि कोई ठोस निर्णय करना ही पड़ेगा। वकील कानून की भाषा में होशियार तो हो सकता है, अनुभव में नहीं। अदालत जब अपना निर्णय सुमन के पक्ष में सुना रही थी, तभी दिनेश शर्मा ने अदालत से निवेदन किया, जज साहब, कानून के अनुसार सुमन को मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल गया है। मेरा अदालत से निवेदन है कि मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे को देखते हुए साल में 6 महीने मेरी बेटी सुमन हमारी देखभाल करे। यह संतान का अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति कर्तव्य है, इसलिए मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा है। जज साहब ने कहा, अदालत यह फैसला देती है कि बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने का अधिकार जितना बेटे का है उतना है बेटी का भी है। सुमन को आधी प्रॉपर्टी मिल चुकी है, तो आज से ठीक 6 महीने बाद सुमन 6 महीने तक अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करेगी और इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। सुमन ने कभी अपने सास ससुर की सेवा तो नहीं की थी, माँ बाप की सेवा करना तो उसकी कल्पना में भी नहीं था। वह तो बस अपने पापा की आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन अपना रुतबा बढ़ाना चाहती थी। नदी के उफनते पानी को देखकर जितना डर लगता है, उतना नदी में कूदने से नहीं। सुमन को हरदम यही डर सताने लगा कि घर में पहले से ही 2 बुजुर्ग हैं जिनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। 2 और बुजुर्गों के आने से घर का क्या हाल होगा। किसी बुजुर्ग की सेवा करना किसी बच्चे को पालने से कम नहीं होता। उनको समय पर दवाई देना, उनके लिए नाश्ता पानी तैयार करना, बीमार होने पर उनको टॉयलेट तक ले जाना, उनको नहलाना, कपड़े बदलना वगैरह। 4 बुजुर्गों की सेवा की बात सोचकर ही सुमन सिहर उठती। मानसिक तनाव सिर दर्द और बेचैनी पैदा करता। छोटी छोटी बातों को लेकर वह हर किसी से झगड़ने लगती। अपने पति भारत से तो उसकी खटपट इतनी बढ़ गई कि वह अलग कमरे में जाकर सोने लगी। भारत उसको जितना समझाता वह उतनी ही चिड़चिड़ी, हमेशा और परेशान और उग्र हो उठती। भारत ने सुमन को समझाते हुए कहा, सुमन, तुम्हारी यह बड़ी गलती है कि तुमने हमसे बिना सलाह मशवरा किए अपने पिता की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांग लिया। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी ससुराल की प्रॉपर्टी में तो तुम्हारा 100% हिस्सा है ही। सुमन, यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, लेकिन अगर तुम्हारी तरह मेरी बहन और तुम्हारी ननद सरोजा भी ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टी पर आधे का दावा ठोक दे, तब क्या होगा? हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। लेकिन सुमन खुद को इतनी बड़ी चतुर सुजान समझती थी कि जैसे सारा संविधान और कानून उसने खरीद कर अपनी जेब में रख लिया हो। जब सरोजा को यह पूरी खबर मिली कि कैसे उसकी भाभी सुमन ने अपने बुजुर्ग माता पिता की आधी प्रॉपर्टी अधिकार के नाम पर हथिया ली है, तो उसे वे सब बातें भी याद आने लगी कि सुमन भाभी ने किस तरह से उसकी शादी में होने वाले खर्च में कटौती करवाई थी और इसी कारण उसे ससुराल में महिलाओं के ताने सुनने पड़े थे। जबकि सुमन भाभी ने अपनी शादी में अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने पापा और भाई को कर्जे में डुबो दिया था, जिससे वे अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि उनकी अधिकार के नाम पर आधी संपत्ति हड़प ली। जब सरोजा ने अपने पति विभव से इस संबंध में बात की, तो विभव ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, सरोजा, रिश्तों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता रहता है। सुमन ने जो कुछ किया वह उसकी व्यक्तिगत सोच का मामला है। हमने तो तुम्हारे परिवार वालों से कभी कुछ नहीं मांगा और न ही हमें कोई शिकायत है। हम तो अपने दम पर कमाने और आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। किसी के देने से आज तक किसी का पेट भरा है क्या? हम चैन से जीते हैं और सुख की नींद सोते हैं। हमने तो यह सुना है कि सुमन को नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन विभव, यह तो सुमन की पूरी पाखंड है कि वह खुद को कानून और अधिकार के नाम पर सब कुछ छीन लेना चाहती है और दूसरों को कुछ देना ही नहीं चाहती। ससुराल की सारी प्रॉपर्टी और उसकी मायके से भी आधी प्रॉपर्टी ले ली। क्या सुमन जैसी घमंडी को सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? मैं समझा नहीं, तुम सुमन को क्या सबक सिखाना चाहती हो? विभव ने पूछा। देखो विभव,
मुझे अपने मायके की प्रॉपर्टी का रत्ती भर भी लालच नहीं। लेकिन सुमन भाभी ने जिस तरह से अपने बुजुर्ग माता पिता और भाई विवेक को परेशान करके रखा हुआ है वह मुझसे देखा नहीं जाता। मतलब तुम यह कहना चाहती हो कि तुम भी आधी प्रॉपर्टी पाने के लिए अपने पापा को नोटिस भेजो। बिल्कुल विभव, तुमने सही सोचा। ऐसा करने पर ही सुमन भाभी की अकल ठिकाने आएगी। लेकिन ऐसा करने पर तो तुम्हारा सम्मान अपनी माँ पिता और भाई की नजरों में खत्म हो जाएगा। विभव, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस प्रॉपर्टी पर मैं मात्र दावा ठोकने जा रही हूँ वह उस प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा है जो सुमन भाभी ने अपने माँ बाप से हथियाई है। निश्चित मानो विभव, लालची सुमन भाभी कोर्ट का नोटिस भर देखकर बौखला जाएंगे। मेरा इरादा प्रॉपर्टी लेने का कतई नहीं है, बस एक घमंडी को सबक सिखाना है। उसने अपने लालच और घमंड के कारण कितने लोगों को बेवजह परेशानी में डाल दिया है। अब तो कर्ज में डूबे बेचारे विवेक की शादी होनी भी मुश्किल हो रही है। आखिर विभव सरोजा का साथ देने के लिए इसलिए तैयार हो गया कि उसके मन में कोई कपट नहीं था। जैसे ही सरोजा का नोटिस उसके मम्मी पापा को मिला सारे घर में कोहराम मच गया। कोई सरोजा पर यह आरोप भी नहीं लगा सकता था कि उसने यह नोटिस क्यों भिजवाया। जब सुमन ने ऐसा किया था तो किसी ने उसका कोई मुखर विरोध नहीं किया था। अब उन्हें अपनी करनी को भरना था। उधर 6 महीने पूरे होने के थे और सुमन के मम्मी पापा बोरिया बिस्तर बांधकर उसके घर आने को तैयार बैठे थे। सुमन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति जवाब देने लगी हो। मुसीबतों पर मुसीबत। भारत उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने साफ साफ बता दिया, भारत, सुमन इससे ज्यादा तनाव नहीं झेल सकती है। दवाएं एक हद तक ही काम करती हैं। सुमन का मानसिक तनाव कम करने के लिए कुछ जल्दी करो। भारत को सारी बातें समझ में आ रही थी। उन्होंने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पहल की। वह खुद एक अच्छे वकील थे। वह जानते थे कि कई समस्याओं का हल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय आपस में मिल बैठकर निकाला जा सकता है। उन्होंने अपने सास ससुर और साले के साथ बैठकर बातें की और सुमन को उनकी प्रॉपर्टी वापस करने के लिए राजी किया। विवेक का उसका कर्ज उतारने में मदद की। इसके बाद अपनी बहन सरोजा और बहनोई विभव से बात की। सरोजा ने बात शुरू होने से पहले ही अपने भाई भारत की खुशियां दोगुनी करते हुए कहा, भारत भैया, मैंने प्रॉपर्टी पर दावे का नोटिस वापस ले लिया है। यह देखो। भारत की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए थे। उन्होंने रुआसा होते हुए कहा, फिर पगली, तुमने ऐसा किया ही क्यों था? भैया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह सारी समस्याएं कैसे खत्म होती? सुमन भाभी का घमंड, लालच और हिपोक्रेसी कैसे खत्म होती? कानून तो भैया हमारी रक्षा के लिए है। हमें सब बातों को ध्यान में रखकर कानूनों का सदुपयोग करना चाहिए। सुमन को भी यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ऐसे ही सब एक दूसरे से प्रॉपर्टी मांगने लगे तो हर घर में महाभारत और मुकदमेबाजी हो। हिंदू बेटियों को ससुराल में प्रॉपर्टी का अधिकार खुद ही मिल जाता है। मायके में कोई वारिस ना हो तो बेटी ही प्रॉपर्टी की वारिस होती है। फिर यह उछाड़ पछाड़ क्यों? उसे समझ में आ गया था कि उसे ऐसे अपने पिता और भाई के साथ नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।